स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो कंसाइनमेंट के ऊपर ही है। पिछला वीडियो जो था वो शायद थोड़ा वॉइस के कारण ख़राब हो गया था, तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक नया माइक परचेज़ किया हूँ ताकि मेरा वॉइस जो है वो आप लोगों तक ठीक से पहुँचे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो कंसाइनमेंट के ऊपर ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंसाइनमेंट एक्चुअली में होता किस टाइप से है और एक्चुअली का इसका मतलब क्या होता है कंसाइनमेंट का। तो बेसिकली देखा जाए तो कंसाइनमेंट जो है ये एक बिजनेस पर्पस से होता है कि एक बिजनेसमैन अपना अलग अलग ब्रांच अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खोलता है ताकि उसके पास जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, जो यूनिट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो सेल कर सके ताकि और वो पैसा अर्न कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो इसी के लिए कंसाइनमेंट को बनाया गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि कंसाइनमेंट का जो वर्क होता है, जो काम होता है वो किस टाइप से होता है, किस टाइप से कंसाइनमेंट के थ्रू यूनिट्स या गुड्स को भेजा जाता है, तो मैं आज आप लोगों को डायग्राम से अच्छी तरह से बताऊंगा, पूरे डायग्राम बेसिस में। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं एक दिल्ली का रहने वाला निवासी हूँ और मेरा एक ब्रांच है जो कंसाइनमेंट पे होता है, वो है कोलकाता में। कोलकाता में मेरा ब्रांच है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में जो रहता है वो है कंसाइनर। मैं अपने आप को क्या बोलूँगा? मैं अपने आप को कंसाइनर बोलूँगा। और कोलकाता में जो रहेगा वो रहेगा मेरा कंसाइनी, वो रहेगा मेरा कंसाइनी। इसका मतलब जो कंसाइनर होता है वो मैं आप लोगों को पिछला क्लास में बता भी चुका हूँ, वो प्रिंसिपल होता है और इस प्रिंसिपल का एक एजेंट होता है जो होता है कंसाइनी। इस प्रिंसिपल का एक एजेंट होगा जो कौन होता है? कंसाइनी। और मेरा कंसाइनी का है कलकत्ता में है और मैं कहाँ हूँ? दिल्ली में हूँ। अब मुझे कुछ गुड्स, कुछ यूनिट्स जो है वो दिल्ली से कोलकाता भेजना है। तो दिल्ली से अगर कोलकाता में भेज रहा हूँ कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अगर मान लीजिए कि मैं कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ पूरे 1 लाख का, पूरे 1 लाख का गुड्स है जो मैं कंसाइनमेंट के थ्रू दिल्ली से कोलकाता भेज रहा हूँ कंसाइनी के पास, ताकि वो मेरा सामान को क्या कर सके? सेल कर सके। तो दिल्ली से कोलकाता का जो सफ़र है उस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे और वो एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंसाइनर को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भेज कौन रहा है? कंसाइनर भेज रहा है। किसके पास? कंसाइनी के पास। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस बियर होगा वो कंसाइनर के थ्रू होगा, यानी मेरे थ्रू होगा। तो इस कंसाइनमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकता है, तो समझ लीजिए कि अगर मैं कंसाइनमेंट को पानी के रास्ते भेजूँ तो शिप में जो एक्सपेंसेस होगा वो मेरे थ्रू होगा। अगर मैं रेलवे के थ्रू भेजूंगा तो उसमें जो एक्सपेंसेस होगा वो भी मेरे थ्रू होगा। और मैं अगर एरोप्लेन से अगर या किसी भी एयरवेज में भेज रहा हूँ तो उसमें जो एक्सपेंसेस होगा वो भी मेरे ही थ्रू होगा। मतलब उस एक्सपेंसेस को मुझे ही बियर करना है। क्यों? क्योंकि सामान किसका है? मेरा है। और सामान भेज कौन रहा है? मैं भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? कलकत्ता भेज रहा हूँ। किसके पास? कंसाइनी के पास। और कंसाइनी के पास क्यों भेज रहा हूँ? ताकि वो मेरा सामान को क्या कर सके? सेल कर सके। तो इसमें एक्सपेंसेस कौन से आएंगे जैसे समझिए। पहला आएगा फ्राइट एक्सपेंसेस, फिर दूसरा आएगा लोडिंग एक्सपेंसेस और तीसरा आएगा कैरेज। अब एक चीज समझिए कि फ्राइट, लोडिंग, कैरेज क्या होता है। फ्राइट एक्सपेंसेस मतलब किसी भी मीडियम से अगर मैं किसी भी रास्ते से भेज रहा हूं तो वो मेरा फ्राइट एक्सपेंसेस होगा। लोडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि अगर मैं रास्ते किसी रोड वे से भेज रहा हूँ तो मैं किसी कंटेनर या किसी ट्रक में भेजूंगा तो उस कंटेनर, उस ट्रक में जो सामान लोडिंग होगा वो मुझे करवाना होगा। उस पर जो एक्सपेंसेस होगा वो भी मेरे तरफ से होगा। और कैरेज क्या है? कैरेज भी सिमिलर आपका लोडिंग की तरह ही होता है, फ्राइट की तरह। वो भी एक एक्सपेंसेस होता है जिसमें गुड्स को किसी रास्ते के थ्रू कंसाइनी के पास भेजा जाए। तो ये एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो एक्सपेंसेस होंगे कंसाइनर के बाई। तो कंसाइनर एक्सपेंसेस इससे हम कहेंगे। इसे कौन सा एक्सपेंसेस कहेंगे? कंसाइनर एक्सपेंसेस। ये कब होगा? कंसाइनर एक्सपेंसेस कब तक होगा? जब तक दिल्ली से सामान पूरी तरह कलकत्ता ना पहुंच जाए। उसके बीच में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब कंसाइनर के एक्सपेंसेस पे जाएगा। इसका सारा एक्सपेंसेस कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। अब जैसे ही जो सामान है, जो गुड्स है, वो कोलकाता सक्सेसफुली पहुंच गया, अब यहां पर कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। कंसाइनी को क्या एक्सपेंसेस करना पड़ेगा? जैसे सपोज मान लीजिए कि जो मेरा एजेंट है उसको अनलोडिंग करना पड़ेगा सामान। जैसे यहाँ पर कंसाइनर ने लोडिंग करवाया था
वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, अनलोडिंग करना पड़ेगा, सामान को ट्रक से उतारना पड़ेगा। उसमें जो लेबर एक्सपेंसेस होगा वो कौन देगा, कंसाइनी देगा। फिर दूसरा क्या होगा, इसमें भी उसको फ्राइट एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, सेम एज वेल सेम रहेगा, कैरेज एक्सपेंसेस भी उसी को करना पड़ेगा। तो इतने सारे एक्सपेंसेस किसको करना पड़ेगा, कंसाइनी को। अब ये जो कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा है वो सामान को अनलोडिंग करने के लिए और अपने गोदाम तक पहुंचाने के लिए कर रहा है। अब जैसे ही सामान गोदाम पहुंचेगा, जैसे ही सामान कहां पहुंचेगा, गोदाम पहुंचेगा, गोदाम में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक स्टोरेज एरिया रहता है जहां पर सामान को उसको सेफली रखना पड़ेगा ताकि वक्त रहते रहते सामान को क्या कर सके, वो सेल कर सके। तो गोदाम में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है। गोदाम में कौन कौन सा एक्सपेंसेस होता है, बेसिकली हम लोग 4 एक्सपेंसेस लेके चलते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंसेस होगा वो होगा इंश्योरेंस का। वो क्या होगा, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस होगा। फिर दूसरा क्या एक्सपेंसेस होगा, दूसरा एक्सपेंसेस होगा उस गोदाम का रेंट का, गोदाम का रेंट भी देना होगा तो उसका भी एक एक्सपेंसेस होगा। फिर तीसरा एक्सपेंसेस क्या होगा, तीसरा एक्सपेंसेस होगा कोई सेल्समैन को वो रखेगा सामान को बेचने के लिए, या फिर सेल्स एक्सपेंसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। वो भी कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा। क्यों, क्योंकि सामान उसके पास पहुंच चुका है सक्सेसफुली, अब वो सामान इसके पोसेशन में है, ना कि कंसाइनर के पोसेशन में। और लास्ट में जो एक्सपेंसेस होता है वो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, कमीशन का। कमीशन किस चीज का, अब अगर मेरे अंडर में अगर कोई कर्मचारी है जो मेरे लिए उस सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको एक कमीशन देना पड़ेगा ताकि वो मेरे सामान को और ज्यादा क्या कर सके, सेल कर सके। एक टाइप से ये ब्रोकर रहेगा, मार्केट ब्रोकर, जो मेरे सामान को सेल कराने में मेरा हेल्प कर सके, तो उसे एक कमीशन देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंसाइनर का एक्सपेंसेस कब तक होगा, जब तक सामान कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास तक सक्सेसफुली ना पहुंच जाए। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस होगा। जैसे ही सामान कंसाइनी के पास पहुंच गया, उस एजेंट के पास पहुंच गया, तो उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस सामान के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी के एक्सपेंसेस होंगे। तो इसका मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनी का एक्सपेंसेस होगा। और यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसके होंगे, कंसाइनर का। इसका मतलब यहां दो लोगों का एक्सपेंसेस हो रहा है, एक कंसाइनर का एक्सपेंसेस हो रहा है, आप लोग ये बात ध्यान से सुनिएगा, कंसाइनर का एक्सपेंसेस हो रहा है और एक कंसाइनी का एक्सपेंसेस हो रहा है। कंसाइनर का एक्सपेंसेस कब तक होगा, जब तक सामान सक्सेसफुली कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास ना पहुंच जाए तब तक कंसाइनर एक्सपेंसेस करेगा। और जैसे ही सामान कंसाइनी के पास पहुंच गया तो कंसाइनी को एक्सपेंसेस करना पड़ेगा उस सामान को सेल करने के लिए। अब सेल करने के लिए उसको बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, प्रमोट करना, या फिर किसी पेपर या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा, ठीक है। और उसके बदले में गोदाम में जो रेंट रहेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, ये जितने भी सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कंसाइनी को करना पड़ेगा। रीजन क्या है कंसाइनी के एक्सपेंसेस को करने का, मेन आपको ये समझना है कि कंसाइनी एक्सपेंसेस क्यों कर रहा है। तो कंसाइनी अगर ये एक्सपेंसेस नहीं करेगा तो सामान सेल नहीं होगा, वो गुड्स सेल नहीं होगा, और जब तक गुड्स सेल नहीं होगा तो कंसाइनी का जो इनकम है वो बनेगा नहीं, और कंसाइनर आगे जाके और कंसाइनमेंट नहीं देगा उस कंसाइनी को। क्यों, क्योंकि वो सामान को सक्सेसफुली सेल नहीं कर पा रहा है। तो कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस करना पड़ेगा उस सामान को सेल करने के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप इस चार्ट को उतार सकते हैं। इस चार्ट को अगर आप लोग उतारे नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजने के लिए एक्सपेंसेस करता है और कंसाइनी उस सामान को बेचने के लिए एक्सपेंसेस करता है। सिंपल सा बात ये है। अब जो सामान सेल हो रहा है उसको हम लोग बोले हैं GSOC। जो सामान कंसाइनी के पास जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं GSOC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मान लीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, 1 लाख का। कितने का है, 1 लाख का है। और पूरे महीने पूरे साल देने के बाद जो सोल्ड हो रहा है गुड्स, जो गुड्स सेल हो रहा है वो 80,000 का हुआ। कितने का हुआ, 80,000 का। अब डिफरेंस समझिए कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख का सामान दिया
और कंसाइनी ने इतने सारे एक्सपेंसेस करने के बाद 80,000 का गुड्स सेल किया, तो जो बचा कुचा स्टॉक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो कितने का होगा? वो होगा 20,000 का। इसका मतलब कि कंसाइनी के पास अभी भी 20,000 का जो सामान है, 20,000 का जो गुड्स है, वो अभी भी बचा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक, या हमको ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। तो तीन चीज इसको बोल सकते हैं, ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक ही यूज किया जाएगा बुक में। तो पहला होगा क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक और कंसाइनमेंट स्टॉक। ये तीन स्टॉक कौन कितने हो गए? 20,000 जो है वो अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब अभी कंसाइनी के पास 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ जो उसने सेल अभी तक किया नहीं। अब चलिए देखते हैं कि कंसाइनमेंट के थ्रू है ना बहुत बार लॉस भी होता है। अब समझिए कि दिल्ली से कलकत्ता किसी भी रास्ते अगर जा रहा है गुड्स, तो कुछ भी हो सकता है जिससे लॉस हो। लॉस इसमें दो टाइप के होंगे, चलिए आपको हम बता देते हैं। पहला लॉस होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस किस टाइप से होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लॉस जो बिजनेस में होता है कंसाइनमेंट में खास करके। तो लॉस क्या होता है एक्चुअली समझिए कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस को चालू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसे ये हमेशा याद रखना पड़ता है कि भले उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस जरूर हो सकता है। तो बिजनेसमैन अपना एक माइंडसेट करके रखता है कि बिजनेस में उसको लॉस होगा, तो उस लॉस के लिए पहले से ही वो क्या रहता है, प्रिपेयर रहता है, वो रेडी रहता है कि हाँ बिजनेस में लॉस हो सकता है और लॉस होगा भी। ठीक है, तो बिजनेसमैन को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि लॉस जो है वो दो टाइप के होते हैं। लॉस जो है वो दो टाइप के होंगे। पहला जो लॉस होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, उससे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस। और दूसरा जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है समझिए। नॉर्मल लॉस के बारे में बिजनेसमैन को पता रहता है कि इस बिजनेस में लॉस होगा ही होगा या फिर लॉस होने का चांस है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो अनसर्टन लॉस होता है, मतलब जिसके बारे में बिजनेसमैन को कोई आइडिया नहीं रहता है कि बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये अचानक हुआ लॉस होगा। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना या चोरी हो जाना, ये सभी एबनॉर्मल लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि बिजनेसमैन को पता है कि मेरे इस बिजनेस में मुझे लॉस हो सकता है। जैसे अगर मैं वेजिटेबल का बिजनेस करूं या फ्रूट्स का बिजनेस करूं, तो हाँ मुझे ये पता है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्लाइमेट और नेचुरल क्लाइमेट के बीच में आके खराब होते हैं, सड़ भी सकते हैं या फिर डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल लॉस है। बिजनेसमैन को ये माइंडसेट करना पड़ता है कि मेरा नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तो नॉर्मल लॉस के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के लिए वो कभी भी पहले से प्रिपेयर नहीं होगा। तो समझिए कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में किस तरह से इफेक्ट देते हैं, किस तरह से इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो नॉर्मल लॉस जो होता है और जो एबनॉर्मल लॉस होता है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। पहला क्या होता है समझिए कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो सिर्फ यूनिट को डिक्रीज करता है। ये क्या करेगा, ये यूनिट को सिर्फ डिक्रीज करेगा, सिर्फ यूनिट को डिक्रीज करेगा। और ये जो है ये दो चीज को डिक्रीज करता है। पहला, ये यूनिट को भी डिक्रीज करेगा, ये यूनिट को भी डिक्रीज करता है। और दूसरा क्या है, ये यूनिट के जो कॉस्ट होता है, यूनिट ऑफ कॉस्ट, उसको भी ये डिक्रीज करेगा। अब यूनिट पर कॉस्ट का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पर यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेसमैन अपना ब्रेन का यूज किस तरह से करता है आप समझिए कि अगर यूनिट डिक्रीज हो रहा है तो वो जितने भी डिक्रीज हुए हुए यूनिट है उसका जो बर्डन है, उसका जो प्राइस है, वो बचे हुए यूनिट के ऊपर लाद देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा एक सामान 200 रुपये का है और मुझे कुछ सामानों पे लॉस हुआ, तो मैं बाकी के जो बचे कुचे सामान हैं उनका जो कॉस्टिंग है वो 20 या 25 रुपये बढ़ा दूंगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा यूनिट का डिक्रीज होने के कारण जो मुझे नुकसान हुआ, उस नुकसान का भरपाई करने के लिए मैं बचे कुछ यूनिट में उस अमाउंट या कॉस्ट को शिफ्ट कर दिया। तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा कॉस्ट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा यूनिट सिर्फ डिक्रीज होगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी डिक्रीज होता है और जितना यूनिट डिक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से उसका कॉस्ट भी डिक्रीज होता है। तो समझिए मैं एक कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहा हूं कि किस तरफ से होता है। तो आप मान लीजिए कि मेरे पास 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, और 1000 यूनिट का जो पूरा टोटल अमाउंट है वो है
2 लाख रुपीज़, वो है 2 लाख रुपया। मतलब मेरे पास यूनिट कितना है, मेरे पास यूनिट है 1000 और उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट है 2 लैक्स। कितना है, 2 लैक्स। अब चलिए समझिए कि मेरा 1000 यूनिट का दाम कितना है, टोटल 2 लाख रुपए। तो मेरा पर यूनिट, मेरा एक यूनिट का दाम कितना होगा, तो कैसे पता चलेगा, पर यूनिट कॉस्ट का निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। ठीक है, कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपए और यूनिट कितना है 1000, तो 3 जीरो अगर कट जाए तो कितना बचेगा 200। तो इसका मतलब मेरा पर यूनिट कितने का है, 200 रुपए का है। अब चलिए समझिए कि मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ नॉर्मल लॉस। मैं यहाँ कर दिया एक नॉर्मल लॉस हुआ बिजनेस में, मुझे पता था कि हाँ ये नॉर्मल लॉस होगा, तो एक नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस में मैं 100 यूनिट को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और यहाँ में कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि सिर्फ यूनिट डिक्रीज होता है। यूनिट डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये जो 100 यूनिट डिक्रीज हुआ है, ये मेरा हमको पता था कि हाँ 100 यूनिट डिक्रीज होगा, 100 यूनिट का मेरा लॉस होगा, ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन जो कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग का जो बर्डन है वो मैं बाकी के जो बचे कुछ 900 यूनिट है उसमें शिफ्ट कर दूंगा। मतलब पहले मेरा एक यूनिट का दाम था 200 रुपया, अब 250 रुपया कर दूंगा। तो यहाँ पर यूनिट कितना बच गया, चलिए यहाँ 200 कर देता हूँ, यहाँ यूनिट कितना बच गया 800, और यहाँ पर उसका कॉस्टिंग कितना है 2 लाख है। नॉर्मल लॉस कितना हो गया 200 और बचा कुछ रिमेनिंग यूनिट कितना है 800 और कॉस्ट अभी भी कितना है 2 लाख। अब चलिए यहाँ पर शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग कैसे, पहले एक यूनिट का दाम कितना था 200, अब यहाँ पर फिर से अगर मैं पर यूनिट निकालूं, अब मैं फिर से पर यूनिट निकालूं तो अब मेरे पास कॉस्ट कितना है 2 लाख कॉस्ट है, और यूनिट कितना बच गया मेरे पास 1000 नहीं, 1000 में से 200 का क्या हो गया लॉस हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 800। अब एक नया पर यूनिट कॉस्ट का इजाद होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 काट दीजिए, फिर यहाँ से काट दीजिए, तो 250 रुपीज पर यूनिट। तो समझिए कि पहले मेरा कितना था 200, अब कितना हो गया 250। मतलब मैंने जो 200 का नॉर्मल लॉस किया, उसका जो रेस्ट अमाउंट है, उसका जो कॉस्ट है, वो बचे कुचे यूनिट पे डाल दिया, जिससे मेरा यहाँ रिकवरी होगा। जो मेरा नुकसान हुआ 200 का, उसका रिकवरी कहाँ से करूंगा, बचे कुचे सामान से ना, ये 800 जो यूनिट है उससे मैं रिकवरी करूंगा। अब समझ जाइए कि ये हुआ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में क्या होता है, सिर्फ यूनिट घटता है, कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो बचे कुछ यूनिट है उसका जो बर्डन है वो 2 लाख रुपया, तो सब में क्या होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंस कितने का 50 का। मतलब क्या हो गया कि 200 यूनिट घटने के कारण से मेरा अब एक गुड 200 का नहीं होगा, अब कितने होगा 250 का होगा, क्योंकि मुझे रिकवरी करना है। वो 200 यूनिट जो घट चुका है उसका मुझे क्या करना है, रिकवरी करना है, जिसके कारण क्या करना होगा, मुझे सामान का दाम को बढ़ाना पड़ेगा, 200 से 250 करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में कभी भी बिजनेसमैन को नुकसान नहीं होता, हाँ भले नुकसान होता है तो उसका कॉस्ट नहीं, उसका यूनिट घट जाता है। तो यूनिट घटने के कारण क्या होता है, वो सामान का दाम को बढ़ा देता है ताकि वो रिकवरी कर सके 200 यूनिट का नुकसान को जो झेल सकता है, तो जिसके कारण ये होता है। तो अब समझिए कि ये तो नॉर्मल लॉस का प्रोसीजर हुआ। अब एबनॉर्मल लॉस देखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो वो मैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों को एक साथ बताऊंगा, तब आप लोग का जो मेथड है, वो जो डाउट है वो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग इस तरह से उसको टैकल करेंगे, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक मैं छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों एक साथ हो तो क्वेश्चन में जो कॉस्ट है पर यूनिट का वो किस तरह से चेंज होता है। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो इंश्योरेंस क्लेम किस तरह से होता है, कंसाइनर करेगा कि कंसाइनी करेगा या फिर दोनों कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डाउट होता है जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मेरे पास यूनिट है 1000
और उस पूरे 1000 यूनिट का कितना कॉस्ट है, 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यूनिट और यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट। अब इससे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि पर यूनिट कितना है हम लोग का, ठीक है ना, एक यूनिट का दाम कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है कॉस्ट जो है 2 लाख और उसको डिवाइड देना है 1000 जो है यूनिट। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो आएगा 200 रुपया पर यूनिट आएगा, ठीक है, 200 रुपया पर यूनिट, मतलब मेरा एक यूनिट का दाम कितना है, 200 रुपया है। तो यहाँ मैं यूनिट लिख देता हूँ कितना, 1000, और यहाँ मैं कॉस्ट लिख देता हूँ कितना, 2 लाख जो दिया हुआ है। अब मेरा एक यूनिट का दाम कितना है, 200 रुपया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले होता है नॉर्मल लॉस, एक नॉर्मल लॉस हुआ और नॉर्मल लॉस कितने का हुआ, 200 का हुआ। तो आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर नॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा तो बिजनेसमैन को लॉस हो जाएगा। तो बिजनेसमैन नॉर्मल लॉस से बच सकता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस से वो नहीं बच पाएगा। किस तरह से, समझिए कि अगर 1000 यूनिट का दाम है 2 लाख रुपए और उसमें से 200 यूनिट घट जाते हैं तो कितने बचेंगे, 800, और मेरा कॉस्ट अभी भी कितना है, 2 लाख। तो ये 2 लाख कॉस्ट जो है वो कितने यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। अब 800 यूनिट्स बचा है, तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, इस 800 यूनिट के कॉस्ट को 2 लाख में एडजस्ट करने का कोशिश करेगा। ये 800 यूनिट को किस में एडजस्ट करेगा, 2 लाख में करेगा। तो इसमें फिर से पर यूनिट जो कॉस्ट होता है वो चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, समझिए, कॉस्ट तो आपका 2 लाख का ही रहा, यूनिट घट के कितना हो गया, 800 हो गया। तो अगर यहाँ पर फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अब कितना आएगा, 250 पर यूनिट। अब देखिए, सबसे पहले जब मेरे पास 1000 यूनिट था तो एक यूनिट का दाम कितना था, 200। अब जैसे ही मेरे पास 800 आ गया तो अब एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 250। मतलब मुझे मेरा एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ को क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा, तब जाके कहीं मेरा ये नुकसान क्या होगा, कवर होगा। तो यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ 2 लाख रह गया, ठीक है। यहाँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करता है बिजनेसमैन, वो शिफ्ट कर देता है, पहले 1000 का दाम, 1000 यूनिट का दाम कितना था, 2 लाख, अब 800 का कितना कर दिया, 2 लाख। कैसे, 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण बिजनेसमैन को क्या हो गया, यहाँ पर वो कवर कर सकता है जो लॉस हुआ है। अब जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है कि ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। तो मान लीजिए कि एबनॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट का, ठीक है, और अभी मेरे पास कौन सा यूनिट लेना है, ये या फिर ये, मुझे अब ये लेना है 250 यूनिट्स, क्योंकि ये मेरा पर यूनिट न्यू है और ये पुराना यूनिट का है, ये नया यूनिट का है जो इस लाइन में है। आप लोग इस लाइन में देखिए, अब इस लाइन को आप लोग भूल जाइए। रीजन क्या है, ये 1000 यूनिट था, अब मेरा हो गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होने के कारण कितना यूनिट हो गया, 800। अब ये मेरा नया यूनिट है और इस नए यूनिट का ये नया कॉस्ट है। अब हो गया यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया, 100 का हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 700 यूनिट अब मेरे पास बचा। 200 का नॉर्मल लॉस जिसका मैं कवर कर चुका हूँ, 250 करके इंक्रीज कर दिया 50 रुपीज़ पर यूनिट का, और यहाँ पर है अब 100। तो 100 जो है एबनॉर्मल लॉस है वो मेरा क्या करेगा, वो मेरा यूनिट को भी घटाएगा और कॉस्ट को भी घटाएगा। अब समझिए, एक यूनिट का दाम है 250 और यहाँ पर कितने यूनिट घट गए, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट इंटू 250 पर यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। इसका मतलब मेरा कॉस्ट में कितना डिक्रीज होगा, 25,000 डिक्रीज होगा। तो 25,000 डिक्रीज होने के बाद कितना मेरा हो गया कॉस्ट, 1,75,000। तो ये मेरा एक नया स्लैब बन गया, जिसमें मुझे ये पता चला कि अब 700 यूनिट जो है उसको मुझे कितना सेल करना है, 1,75,000 में सेल करना है। अब यहाँ पर समझने का बात, यहाँ पर 2 पॉइंट है समझने के लिए। पहला है कि ये पॉइंट और दूसरा है ये दोनों पॉइंट। कैसे, 200 यूनिट का जो नुकसान हुआ है वो था एबनॉर्मल। तो नॉर्मल में रिकवरी कर सकता हूँ कैसे, मैं इसका दाम को इंक्रीज कर दूंगा, 50 रुपीज़ इंक्रीज करके रिकवर कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको मैं कवर नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि वो मेरा यूनिट को भी घटाएगा और वो मेरा कॉस्ट को भी घटाएगा। तो यूनिट को कितना घटाया, 100 यूनिट से, और सिमिलर ही है कि 100 यूनिट है और एक यूनिट का दाम कितना है, 250।
तो इंटू करने के बाद कितना हो गया 25,000, तो 25,000 मेरा कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये तब आप लोग को बनाना है ये टेबल जब क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी रहे और एबनॉर्मल लॉस भी रहे, दोनों रहेगा तभी ये स्लैब बनेगा। ज़्यादातर पहले क्वेश्चन में आप लोगों को नॉर्मल लॉस मिलेगा और फिर जब आप थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में चाहिएगा तो आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही मिलेगा, जिसको आपको इस तरह से बनाना है। तो आज के क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि कंसाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है, कंसाइनमेंट का वर्क क्या है, लॉसेस कितने टाइप के होंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और बिजनेसमैन नॉर्मल लॉस को रिकवर कर सकता है उस यूनिट के जो कॉस्ट होता है उसको शिफ्ट करके पर यूनिट के कॉस्ट को बढ़ा कर सकता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होता है और जो यूनिट होता है वो दोनों ही घट जाएगा, दोनों ही माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ये रिकवरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनसर्टन चीज़ होता है, अनसर्टन चीज़ का रिकवरी हम लोग नहीं कर सकते। तो आज का क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा बोर भी हो लगेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं जनरल एंट्रीज बताऊंगा कि कंसाइनमेंट का जनरल एंट्रीज कैसा होता है, और उसके बाद से एक एक क्वेश्चन मैं लूंगा बुक में से, बुक में आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, और उसके बाद ही हम और भी आगे जाके वीडियो को बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।